Gentlemen, welcome back for the second session for today, training number 6 for ISO internal auditing for food safety management system. बेसिकली हम इसके अंदर समझ रहे हैं कि ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ दिस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड जो ISO 22000 है, 2008 का वर्जन, इसके थ्रू हम कैसे एक इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्टैब्लिश करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है ना। फिर थर्ड पार्ट आता है इसका टू मेंटेन। मेंटेन है जो ऑडिटिंग से रिलेटेड है, वो इंशाल्लाह ताला ऑडिटिंग हम कल हमारा इंटीग्रेशन है, उसके बाद हम ऑडिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और ऑडिटिंग में आप चाहे एक मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट करना चाहें, एक से ज़्यादा करना चाहें, IMS के मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट करना चाहें, टेक्निक उसकी सेम रहती है। ठीक है। तो इसलिए फिर एंड पे उसको मैं पूरी टेक्निक आपको समझाऊंगा ऑडिटिंग की। अब बेसिकली इन मैनेजमेंट सिस्टम को अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी होता है एक ऑडिटर के लिए, क्योंकि उसने इसको ऑडिट करना होता है। अगर आपको इन क्लॉजेस की और उनके अंदर जो प्रिंसिपल्स बयान हुए हैं या उनके अंदर जो की पॉइंट्स हैं या उनका जो बेसिक प्रोसेस अप्रोच अप्रोच है और बेसिक स्ट्रक्चर है, वो अगर अंडरस्टैंड नहीं होगी तो फिर आप ऑडिटिंग भी नहीं कर सकते, इसको ऑडिट नहीं कर सकते। तो ऑडिटर जो होता है वो ज़्यादा एक्सपर्ट होता है इवन इम्प्लीमेंटेशन करने वाले बंदे से भी, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को जान रहा होता है। सो हम की पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने पहले इसका पर्पस और उसके बाद फिर उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस किए। आगे हम चलते हैं। जैसे हमने कहा बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसके वो चार हैं, उसके बाद एडिशनल है, और लेकिन उसके बाद और प्रिंसिपल इसके और भी हैं दो, जिसमें एक प्रोसेस अप्रोच जिसको हम PDCA मॉडल कहते हैं और दूसरा HACCP। ये भी प्रिंसिपल्स के अंदर मतलब है कि फॉल करता है। ये आपका जो शुरू में चार प्रिंसिपल्स पढ़े थे उसके अंदर भी मौजूद है। ठीक है ना। तो इनके ऊपर ज्यादा फोकस होता है, आप इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन पे भी होता है, नो डाउट। बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर भी फोकस होता है, लेकिन इसका जो कोर है, मतलब इस मैनेजमेंट सिस्टम का, वो इन दो के ऊपर फॉल करता है। PDCA जो कि बाकी स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी फॉल करता है, और फिर जो इसकी रिस्क असेसमेंट होती है फूड सेफ्टी की, जिसको हम HACCP कहते हैं, यानी हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। उसके बाद की कंपोनेंट्स ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी की पॉइंट्स हैं जिसमें लीडरशिप कमिटमेंट आ जाती है कि टॉप मैनेजमेंट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप एंड इंटीग्रेट फूड सेफ्टी मैनेजमेंट इनटू बिजनेस प्रोसेस। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंटीग्रेट फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इनटू बिजनेस प्रोसेसेस। ठीक है ना। यानी आपको फूड सेफ्टी को अलग से कोई मतलब है कि एक प्रोसेस या प्रैक्टिस के तौर पे नहीं करना, बल्कि आपके जितने भी प्रोसेसेस वहाँ पे चल रहे हैं, बिजनेस के, प्रोडक्शन है आपकी, स्टोरेज है, उनके अंदर इंटीग्रेट कर देना है, इन सारी चीज़ों को मिक्सअप कर देना है। मतलब आप देखें ना, हैजर्ड एनालिसिस तभी आप कर सकेंगे तब आप जब आप किसी एक प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे तरीके से, तभी आप मतलब है कि उसको, मतलब है कि अगर आपने हाइजीन का प्रोग्राम जिसको PRP कहते हैं, प्री रेक्विजिट प्रोग्राम, अगर आपने वो इन प्लेस करना है तो वो पूरे प्रोसेस के लिए होगा ना। मतलब वो आइसोलेशन में तो नहीं होगा ना कि मतलब जो फूड सेफ्टी के जो लोग हैं वही सिर्फ फूड जो हाइजीन है उसके ऊपर अमल करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। नो, एवरीवन हैज टू डू दैट। आप तो एज ए बिजनेस लीडर वहाँ पे ये चीज़ें मैनेज कर रहे होंगे ना, तो आपने तो इंश्योर करना है कि तमाम वर्कर आपके, चाहे वो स्टोरेज वाले वर्कर हैं, चाहे वो आपके प्लांट मैन्युफैक्चरिंग वाले वर्कर हैं, चाहे वो आपके रॉ मटेरियल वाले वर्कर्स हैं, चाहे और भी वर्कर्स हैं, वो सारे इस ऊपर अमल कर रहे हो। तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन इनटू बिजनेस प्रोसेसेस। ठीक है ना। रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू फूड सेफ्टी, जो HACCP हमारा मेन फोकस है इसके ऊपर। ठीक है। उसके बाद प्री रेक्विजिट प्रोग्राम एस्टेब्लिश बेसिक कंडीशंस फॉर फूड सेफ्टी। उसके बाद आता है ऑपरेशनल कंट्रोल्स। ठीक है ना। इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन प्रोसेस टू इंश्योर सेफ फूड। ये जो ऑपरेशनल कंट्रोल है ये बेसिकली आपके आएंगे क्लास 8 के अंदर। इसको हम आगे एग्जांपल से मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ हम ये इन ले लो चाय। फॉर्मुलेट कर ले लो रहे मत उसे। हैं। हम की पॉइंट्स को बेसिकली अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप को पता हो कि ये चीज़ें इस फूड सेफ्टी मैनेजमेंट के अंदर एड्रेस हुई हुई हैं। ठीक है ना। आपको मतलब इसका पर्पस पता होना चाहिए,
इसका मतलब है कि जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो पता होने चाहिए, एडिशनल प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, कोर प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, वो उस प्रोसेस का नाम क्या है, HACCP जो रिस्क असेसमेंट फूड सेफ्टी, उसका पता होना चाहिए, प्री रेक्विजिट प्रोग्राम्स का पता होना चाहिए, और की कंपोनेंट्स इसके वो पता होना चाहिए। फिर मतलब ऑपरेशनल कंट्रोल जो क्लास 8 के अंदर मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा कि ये कैसी होती है, ऑपरेशनल कंट्रोल कैसी होती है, HACCP कैसी होती है, ठीक है ना, वो आगे हम करेंगे प्रैक्टिस के अंदर। मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन इंश्योर करनी है, जैसे क्लास 9 है हमारी, ठीक है ना, जिस तरह स्ट्रक्चर है बाकी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स का, इसका भी सेम वही स्ट्रक्चर है, जिसमें आपका पहले जो है वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड किया जाता है, फिर लीडरशिप को कमिटमेंट देनी पड़ती है, फिर उसके बाद हम अपनी जो ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग है वो करते हैं, जिसमें हम फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो हैजर्ड्स हैं, रिस्क हैं, जो मतलब हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, दो तरह की असेसमेंट्स होती हैं रिस्क असेसमेंट। एक आपकी होती है जनरल फूड सेफ्टी से रिलेटेड रिस्क असेसमेंट, जो क्लास 8 के अंदर परफॉर्म की जाती है, और एक होती है ऑपरेशनल रिस्क असेसमेंट, जिसको जो कि HACCP कहलाती है, हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। इसमें फर्क भी हम जानेंगे और आपको मैं करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड मेयरिंग जो हमारी क्लास 9 है, वो बेसिकली जो PDCA मॉडल में थर्ड ऑप्शन है, जो हमारे पास थर्ड प्रोसेस का ऑप्शन है, उसको हम मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन कहते हैं, कि रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स टू इंश्योर कंप्लायंस विद फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, मतलब इवन इसी स्टैंडर्ड को ले लें कि इस स्टैंडर्ड के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो कंटिन्यूअसली फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही, वो कैसे पता चलेगा आपको? मॉनिटरिंग एंड मेयरिंग से पता चलेगा। वेरिफिकेशन एक्टिविटीज टू कंफर्म द इफेक्टिवनेस ऑफ द फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की इफेक्टिवनेस कैसे पता चलेगी? इंटरनल ऑडिट से पता चलेगी। कैसे पता चलेगी? आपको मैनेजमेंट रिव्यू से पता चलेगी। जो पहला इसका पॉइंट होता है ना, क्लास 9 का 9.1 जो सब क्लास है, वो बेसिकली आपकी ऑनगोइंग जो एक्टिविटीज होती हैं उनकी मॉनिटरिंग और बेयरिंग से रिलेटेड होती है। और ये जो मतलब क्लास 9.2 है, जो इंटरनल ऑडिट, यानी आपके जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी जो मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग है, उसको इंश्योर करती है कि आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम है इफेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं। क्योंकि उसमें ऑडिट में तो आपके मैनेजमेंट सिस्टम की तमाम क्लॉजेस चेक होंगी ना। वो क्लास 5 का भी ऑडिट होगा, 4 का भी होगा, 6 का भी होगा, 7 का भी होगा, 8 का भी होगा, 9 का भी होगा, 10 का भी होगा, तमाम क्लॉजेस का ऑडिट होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह मैनेजमेंट रिव्यू जो होता है, ये आपका इंटरनल कंट्रोल है। मैनेजमेंट रिव्यू भी आपके मैनेजमेंट सिस्टम के जो मतलब है कि ऑब्जेक्टिव आपने सेट किए होते हैं, आप ये देखते हैं कि जो पॉलिसी जब आपने दी लीडरशिप क्लास के तहत, ठीक है, जिसमें आपने इंश्योर किया कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट की एक पॉलिसी हमारे पास मौजूद है, उसके अगेंस्ट जब आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए, मतलब जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से जो डेटा आपको अचीव हुआ, उसमें आपने देखा कि ये फूड सेफ्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, तो अब हमने उसको कंट्रोल करना है। जब कंट्रोल करना है तो फिर आपने प्लानिंग की उसकी कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल करने के लिए जब आप प्लानिंग की, तो फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने उसको मॉनिटर और रिव्यू करना है। मैनेजमेंट रिव्यू के थ्रू आपको वो पता चलेगा कि आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, या कितना पीछे हैं। तो उस रिव्यू के अंदर फिर मैनेजमेंट पुश करती है, जो मुतलका डिपार्टमेंट पीछे होते हैं, जो लोग पीछे होते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे होते, उनको वो पुश करते हैं कि भाई आप ये जो है ना वो अगले महीने के अंदर ये टारगेट पूरा करें। मसलन कहीं भी अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है कि जी आपके जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 50 वर्कर काम करते हैं, उनको मतलब है कि उनके पास वो मतलब है कि कोई स्पेसिफिक किस्म का PPE चाहिए, वो नहीं है जो कि होना चाहिए। आपने असेस किया वहाँ पे, उसकी वजह से आपके फूड के अंदर कोई हेजर्डियस सिचुएशन पैदा हो रही है, मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो आपने ये ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया जी कि ये 50 लड़कों का ये जो PPE है, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, अगले 3 माह के अंदर ये तमाम के तमाम लोगों को मिल जाना चाहिए और उनको यूज़ करना भी आना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। जब आप महीना गुजरता है तो आप देखते हैं कि महीने के बाद हम कितना इसके ऊपर आगे बढ़े हैं, मतलब कितने लोगों को हमने वो PPE अभी तक प्रोवाइड कर लिया है, या उसकी कोई परचेजिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है, या अगर वो आ गए हैं इक्विपमेंट तो उनकी ट्रेनिंग हुई है या नहीं हुई है। तो आपने 3 माह के अंदर वो टारगेट कंप्लीट करना है। अगर आप मैनेजमेंट 1 महीने के बाद बैठेगी, जब देखेगी कि ये ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया था, इसको हमने इम्प्रूव करने के लिए, तो क्या ये कितने परसेंटेज अचीव हुआ है,
अगर आप उससे पीछे होंगे तो वो फिर पुश करेगी उस डिपार्टमेंट को, उस डिपार्टमेंट मैनेजर को पुश करेगी मैनेजमेंट के, जी आप इसको बहुत पीछे जा रहे हैं अपने टारगेट से, इसको अचीव करें ताकि विद इन 3 मंथ्स जो हमने टारगेट सेट किया, ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है, इसके अंदर में हम इसको अचीव कर सकें, ठीक है ना। तो उसके लिए जो मतलब तलका रिसोर्सेज होते हैं, हो सकता है वो मैनेजर कहे जी कि मेरे पास परचेज ऑर्डर नहीं आया, मेरे पास फला ये नहीं हुआ, फला ये जब मैनेजमेंट रिव्यू में फिर हर एक को पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे कमी पेशी है। अगर मैनेजमेंट के एंड पे कोई प्रॉब्लम है तो वो फिर फंड्स इशू कर देगी, अगर मैनेजर के एंड पे है तो वो पता थोड़ा बकअप हो जाएगा, तेज हो जाएगा, उसको पता होगा कि अगले महीने फिर मैनेजमेंट रिव्यू होना है। अगर इसमें मतलब मैं फिर मेरी प्रोग्रेस डाउन हुई तो मेरी प्रोफाइल के ऊपर इसका असर पड़ेगा, तो इसलिए वो मोटिवेट हो जाता है और फिर वो आगे प्रोसीड करता है और अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश करता है। तो मैनेजमेंट रिव्यू जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। आपने पता नहीं अटेंड की है कोई रिव्यू मीटिंग या नहीं की, आई डोंट नो, मतलब लेकिन ये है कि जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है इनके अंदर ये रेगुलर एक्टिविटी होती है मैनेजमेंट रिव्यू की। मतलब जो भी आपकी मैनेजमेंट होती है वो कम से कम जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो महीने में एक दफा जरूर जो है वो सिट डाउन होते हैं किसी मीटिंग रूम में या ऑनलाइन, जैसे जूम के ऊपर, अगर मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर हैं तो वो फिर अपने जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो उन्होंने सेट किए होते हैं किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, एजेंडा होता है ना उसका, कि आज हमने क्वालिटी के जो ऑब्जेक्टिव है उनके ऊपर बात करनी है, आज हमने फूड सेफ्टी के जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए हुए हैं उनके ऊपर बात करनी है, उसको रिव्यू करना है उनकी प्रोग्रेस को। तो फिर उसके जब वो मीटिंग हो जाती है तो उस मीटिंग में वो पॉइंट डिस्कस होते हैं कि ये जो पॉइंट था इसमें हम कितना आगे हैं, कितना पीछे हैं, कितना हमने मुकम्मल कर लिया है, और फिर उसके ऊपर जो मैनेजमेंट डिसीजन देती है, इंस्ट्रक्शंस देती है, वो साथ लिखा जाता है। इसको कहते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ठीक है ना। और वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है वो रिकॉर्ड होते हैं, वो रिकॉर्ड होते हैं, और ऑडिट के दौरान में वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग चेक होते हैं, ठीक है ना। आप एज ए ऑडिटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब जाएंगे ऑडिट करेंगे तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मैनेजमेंट रिव्यू का रिकॉर्ड नहीं आप चेक करते, आप सिर्फ ये देखते हैं कि जी जो आपने पिछले, अगर फर्ज करें 1 साल का आप ऑडिट कर रहे हैं, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन से पूछते हैं जी कि आपकी जो मैनेजमेंट रिव्यू है कब कब हुआ है लास्ट, उसकी मुझे मिनट्स ऑफ द मीटिंग ला दें। तो वो पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको ला के देंगे, दे आर बाउंड टू प्रोवाइड यू। अगर वो मैनेजमेंट रिव्यू नहीं हुआ उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दिस इज ए मेजर नॉन कन्फॉर्मिटी, ठीक है ना, वो आपकी वायलेशन है। तो इसी तरह जिस तरह पॉलिसी अगर फूड सेफ्टी की वहाँ पे मौजूद नहीं है तो इससे मेजर वायलेशन, ठीक है ना। अगर वहाँ पे फूड सेफ्टी से रिलेटेड HACCP यानी हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स के मुताबिक रिस्क असेसमेंट नहीं हुई तो इससे मेजर नॉन कन्फर्मिटी, ठीक है ना। वो ऑब्जर्वेशन है, वो ऑडिटर फिर इसको लिखेगा कि ये चीज़ पूरी नहीं हुई, दैट इज नॉट मेट, ठीक है ना, उसको रेड मार्क करेगा। और अगर नॉन कन्फर्मिटी कोई सीरियस नेचर की है तो फिर उस ऑडिट को वो फेल कर देगा। ऑडिट की तीन मतलब है कि कंडीशंस होती है ना, एक तो है कि पास हो गया आपका ऑडिट, आपने मेजरली जो है ना वो अचीव कर लिया कंप्लाइंस को। एक होता है डेफर के मतलब चले 15 दिन का आपका जो ऑडिट है इसमें इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको 15 दिन का टाइम देता हूँ कि आप इसको इम्प्रूव कर लें, या 1 महीने का। एक होता है फेल, ठीक है ना, मुकम्मल तौर पे कोई मेजर नॉन कन्फर्मिटी है, कोई बड़ा डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वही नहीं आपने प्रोवाइड किया, या मतलब है कि उसके मुताबिक आप काम नहीं कर रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि इस स्टैंडर्ड के अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, इस स्टैंडर्ड का जो स्कोप है ना इसको बड़ा मतलब आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ये कभी भी स्टैंडर्ड ये नहीं कहता कि आप अपने स्कोप से बाहर जाएं, मतलब ऐसी जो चीज़ जो इस स्टैंडर्ड के अंदर नहीं लिखी हुई उसकी बेस के ऊपर आप किसी को ऑडिट फेल या पास नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब जो इस ऑडिट के अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हीं को समझना और उन्हीं के मुताबिक आपने चीज़ों को ऑडिट करना है, वही मतलब स्कोप कहलाता है, उसी की वही बाउंड्रीज हैं, उससे आप बाहर नहीं जा सकते। मतलब अपनी मर्जी से आप चीज़ों को डेवलप नहीं कर सकते, बल्कि वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करें पहले अच्छी तरह, फिर उसके मुताबिक आप ऑडिट करेंगे, ठीक है जी। मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन हो गई, उसके बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होती है आपकी, जो कि मॉनिटरिंग मेयरिंग का ही पार्ट है। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट जो हमारी क्लॉज 10 है उसमें इंश्योर होता है कि जब आप मॉनिटरिंग मेयरिंग करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है ना, तो फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए फिर आप करेक्टिव एक्शंस प्लानिंग करते हैं फूड सेफ्टी से रिलेटेड, ठीक है ना। फिर ये भी इसका एक की पॉइंट्स है, डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन फॉर कंप्लायंस एंड ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। अब देखें जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप इस दौरान में करते हैं मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए,
उनकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें कि मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग की है, ठीक है, उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग आपने रिकॉर्ड नहीं की है, उसकी कोई मतलब ईमेल नहीं हुई या उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो वो ऑडिटर उसको कंसिडर नहीं करेगा, वो उसको वायलेशन में कंसिडर करेगा। वो कहेगा जी आप जितना मर्जी ज़बानी कलामी दावे करते रहें जी कि फ़लाँ महीने में हमने ये किया, ये किया, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा कि मुझे डॉक्यूमेंट ला के दें जी। अगर तो वो डॉक्यूमेंट मौजूद है तो वो इसको रिव्यू करेगा, वो देखेगा कि क्या इस मीटिंग के अंदर जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है ये रेलेवेंट है, ऑब्जेक्टिव्स के मतलब ही बात हुई है, उसके मतलब कोई प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी गई है मैनेजमेंट की तरफ से और उसके ऊपर कोई इंप्रूवमेंट हुई है, देन वेल एंड गुड, तो वो इसको क्लियर करेगा, ठीक है जी, ओके है, ठीक है ना। इसी तरह पॉलिसी है आपकी, ऑब्जेक्टिव्स हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या मतलब है कि HACCP है, हैजर्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, जो रिस्क असेसमेंट है फूड सेफ्टी से रिलेटेड, या PRPs हैं, प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स हैं, वो भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, या इंटरनल ऑडिट की रिपोर्टिंग है, या आपकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन या ट्रेनिंग से रिलेटेड रिकॉर्ड्स है आपके वर्कर्स का जिनको आपने ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की है, तो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने रिटेन करनी है। इंश्योर इफेक्टिव इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन रिगार्डिंग फूड सेफ्टी इश्यूज, ठीक है ना। तो मतलब है कि इसी तरह अगर आपने फूड सेफ्टी इश्यूज की आइडेंटिफिकेशन के लिए कम्युनिकेशन की है, आपने आउटसाइड कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ सर्वेस की हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी आप रिटेन करेंगे, एटलीस्ट उनके रिजल्ट्स, ठीक है ना। मतलब आप पूरे सर्वेस तो नहीं रखेंगे ऑडिटर के सामने कि जी अगर आपने 500 सर्वे किया है तो 500 का 500 फॉर्म आप उसके सामने ला के रख लेंगे, नहीं, उसका एक समरी या डेटा जो है ना उनका, वो आप उसके सामने रखेंगे जी कि ये हमने सर्वे किया है और ये हमें उसमें आया फीडबैक और ये हमारा एनालिसिस है, इसके ऊपर ये प्रॉब्लम है और इसको इस तरीके से हमने कंट्रोल किया है और एनालिसिस करने के बाद इसमें हमने इम्प्रूवमेंट की है, ठीक है जी। तो ये हमारे हो गए की पॉइंट्स। अब आगे आते हैं कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, तो इस PDCA मॉडल को हम इस पूरे स्टैंडर्ड के ऊपर अगर एक प्रोसेस की तरह इम्प्लीमेंट करें तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे फूड सेफ्टी में ये PDCA मॉडल दो दफ़ा अप्लाई हुआ है। एक दफ़ा पूरे स्टैंडर्ड के ऊपर, मतलब स्टार्ट से लेके क्लास 4 से लेके क्लास 10 तक एक दफ़ा, ये सिर्फ क्लास 8 के ऊपर अप्लाई हुआ है, यानी क्लास 8 के ऊपर भी PDCA मॉडल अप्लाई हुआ है। और मतलब है कि उसमें डिफरेंट सेगमेंट हैं जो मैं आपको ब्रीफ करूंगा, और इसमें जो क्लास 8 है इस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की, यूँ समझ लें कि ये दिल है इसका पूरे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड का, ठीक है ना। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्लान, आपको पता है कि जो मतलब है कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग इसको कहते हैं हम, जिसमें आप कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड करते हैं, लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, लर्निंग करते हैं कि अगर आपको फीडबैक आया, मतलब है कि अपने बाहर के लोगों से कि जी आपके फूड में ये प्रॉब्लम है, उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको मिटिगेट करने के लिए आपने प्लानिंग कर ली, और उसको फिर आगे जब आपने डू करना है यानी ऑपरेशन में जाना है, तो उसके लिए आपने रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए, ठीक है ना, मतलब वर्कफोर्स प्रोवाइड कर दी। अब ऑपरेशन के अंदर जो है वो ये सारा प्रोसेस कैसे होगा, ये देखिए डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो कि कंबाइंड है इस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। अब ऑपरेशन आपका क्या है, ऑपरेशन जो है कि जब जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट बेसिकली तैयार हो रही है, ठीक है ना, मसलन आपका प्रोडक्शन प्लांट, ठीक है ना, जिसमें सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं आपके, अब उसकी अलग से प्लानिंग जो है ऑपरेशनल प्लानिंग कहलाती है, यानी क्लास 8 के ऊपर आपकी पूरी ये जो प्रोसेस अप्रोच है, PDCA मॉडल है, ये अप्लाई हुआ हुआ है। अब उसमें जब आप पहला जो आपका सेगमेंट है प्लान का, वो कैसे आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे, सबसे पहले तो आप PRPs डेवलप करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप ट्रेसेबिलिटी सिस्टम डेवलप करेंगे, उसके बाद इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस की प्लानिंग करेंगे, ठीक है ना। ये तीन जब आप कर लेंगे तो फिर आप हैजर्ड एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि मतलब है कि जो आपके प्रोसेस के अंदर जिस किस्म के कोई हैजर्ड्स मौजूद हैं, उनका उनका रिस्क लेवल जो है वो क्या है, ठीक है। जिसको कहते हैं ना कि क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, वो आगे मैं आपको बताता हूँ कि वो मतलब है कि PRPs, ट्रेसिबिलिटी सिस्टम, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड रिस्पांस, उसके बाद मतलब हैजर्ड एनालिसिस आपने किया और इसको एनालिसिस करने का जो वैलिडेशन का मैकेनिज्म है,
मतलब एक आपने जो टूल यूज किया हैजर्ड एनालिसिस के लिए, क्या वो वैलिडेटेड टूल है या नहीं? मतलब आपने अगर कहीं पे टेम्परेचर मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है ना, तो टेम्परेचर मॉनिटरिंग करने वाला जो आला है, जो टूल है आपका, तो वो क्या मतलब है कि खुद ठीक है या नहीं है? मतलब जिसको कहते हैं ना कैलिब्रेटेड है वो जो टूल जिससे आप एनालिसिस कर रहे हैं, वो खुद से ये तो नहीं है कि मतलब वो आप एक मतलब है कि रॉन्ग टूल के जरिए जो है वो आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपने टेम्परेचर की वहाँ पे, ठीक है? तो उससे क्या होगा, वो फिर इट सेल्फ आपको डेटा गलत देगा, जिसकी वजह से आपको वो जो हैजर्ड है वो कंट्रोल नहीं हो सकेगा, ठीक है ना। उसके बाद हैजर्ड कंट्रोल प्लान, ठीक है ना, जो मतलब है कि आपने मतलब है कि जब एजेड एनालिसिस किया, उनकी वैलिडेशन की, फिर उसके बाद आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस किस पॉइंट के ऊपर कोई एजेड मौजूद है, ठीक है। और उनके आपने फिर OPRPs बना लिए, ऑपरेशनल प्री रेक्विजिट प्लान्स, ठीक है ना। ऑपरेशनल प्री रेक्विजिट प्लान भी बिल्कुल इसी तरह ही होते हैं जिस तरह PRPs होते हैं, ठीक है। PRPs क्या होते हैं कि किसी भी ऑपरेशन के स्टार्ट होने से पहले आप जो मेजर्स लेते हैं, उसमें बेसिकली जो हाइजीन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, आपके जो फूड प्रोसेसर्स होते हैं, जो फूड की तैयारी में जो आपके वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, उनकी मतलब है कि हाइजीन, क्लीनिनेस, उनके मतलब है कि मेडिकल फिटनेस और इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, ये आपके PRPs में आती हैं। अगर आपने उनको मतलब हैंड वॉश की फैसिलिटी प्रोवाइड की है, कोई हैंड वॉश के लिए लिक्विड प्रोवाइड किया है, कोई प्रॉपर जो ड्रेस आपको चाहिए आपके प्रोडक्शन प्लांट के अंदर जहाँ पे ये सारा प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पे मतलब है कि आपने ये चीज़ प्रोवाइड की है, तो उसको हम PRP कहते हैं। ट्रेसेबिलिटी क्या होती है कि जो आपका मतलब है कि प्रोडक्ट तैयार होके जो निकली है उसके ऊपर टैगिंग होती है, आपको पता है बार कोड लगते हैं, ठीक है ना। अब जब बार कोड जो है ना, वो अगर आपकी फैक्ट्री से एक प्रोडक्ट तैयार होकर निकली है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाए, लेकिन आप उसको ट्रेस कर सके, मतलब ट्रेस ऐसे ही होती है ना कि मतलब पहले प्लांट फैक्ट्री से निकली, किसी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई, वहां से निकली, उसकी रसीद बनी, आगे मतलब है कि किसी और मतलब होलसेलर के पास गई, उधर किसी रिटेलर के पास गई, रिटेलर से आगे किसी कस्टमर के पास गई, ठीक है ना। तो जो मतलब है कि आपको पता है ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर ये सारा प्रोसेस रिटर्न होता है। मतलब यहाँ पे तो, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ये है कि चीज़ पकड़ा दी जाती है, उसका कोई ना रसीद होती है ना उसकी कोई मतलब है कि प्रॉपर जो अच्छे ग्रोसरी स्टोर्स हैं आप, या अच्छे फूड, वहाँ पे तो प्रॉपर रसीद बनती है ना। वो रसीद का मकसद क्या होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को ट्रेस कर सकें, और इस फूड मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि आपकी आइटम जो है वो आखिरी एंड तक मतलब ट्रेसेबल होनी चाहिए। मसलन अगर आपने कराची में कोई प्लांट लगाया हुआ है, वहाँ पे फूड आपने तैयार किया है, और वो दुबई चला गया मिसाल के तौर पे, दुबई जाके सेल हुआ है, फाइनल एंड यूजर तक गया, तो उस दौरान में जहां जहां पे वो फूड उसने लैंड किया है, जिस जिस प्रोसेस से गुजरा है, उसकी ट्रेसेबिलिटी का पूरा मैकेनिज्म आपके पास मौजूद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये फूड हमने पहले इस डिस्ट्रीब्यूटर को दिया है, उससे आगे फलान डीलर के पास गया, उससे होलसेलर के पास गया, उससे फिर आगे फलान रिटेलर के पास गया, और रिटेलर ने इसको सेल कर दिया टू एंड यूजर, ठीक है। तो ये पूरा ट्रेसेबिलिटी का सिस्टम रिक्वायर्ड है आपकी फूड मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। अब ये ट्रेसेबिलिटी का सिस्टम आपको ना तो क्वालिटी के लिए रिक्वायरमेंट है, ना हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, लेकिन यहाँ पे ये ना ही इन्वायरमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको फूड सेफ्टी में ट्रेसेबिलिटी सिस्टम चाहिए, लाजमी है, ठीक है ना। तो ये हो गया इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड रिस्पांस प्लान। तो आपको पता है कि आपको क्वालिटी में भी चाहिए, इन्वायरमेंट में भी चाहिए, हेल्थ एंड सेफ्टी में भी चाहिए। मसलन अगर आपके प्लांट में, आपकी फैक्ट्री में कोई आग, अचानक आग लग गई है, कोई अर्थक्वेक हो गया है, कोई मतलब अनवांटेड सिचुएशन हो गई है, कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको कैटर ऑन कैसे करेंगे, फर्स्ट एड कैसे पहुंचाएंगे उसको, मतलब है कि आप मेडिकल रिस्पांस कैसे देंगे, ये सारी आपकी इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड रिस्पांस के अंदर आती है। और ये क्लास 8 की रिक्वायरमेंट्स हैं कि ये डेवलप करेंगे, आप ये प्लान करेंगे, PRPs प्लान करेंगे, ट्रेसिबिलिटी सिस्टम प्लान करेंगे, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस का प्लान करेंगे, हैजर्ड एनालिसिस कैसे करना है उसकी प्लानिंग करेंगे, वैलिडेशन ऑफ द कंट्रोल मेजर्स कैसे करनी है उसकी प्लानिंग करेंगे, और जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जो हैजर्ड एनालिसिस आपने करना है वो कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन प्लानिंग मतलब कैसे करनी है कि मतलब आपके जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हैं दैट आर दी एक्चुअल प्रॉब्लम्स, जहाँ पे आपको हैजर्ड जो है वो
जनरेट हो रहा है, तो ये सारी जब आप प्लानिंग कर लेंगे, फिर आप मतलब है कि इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। यानी आपने पीआरपीज डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखे, पीआरपीज लिखे, उनकी एसओपीज बनाई कि जी हमारे यहाँ एक हैंड वॉश का सिस्टम होगा, हमारे यहाँ एक जो है वो हाइजीनिकली ये स्टेप लिए जाएंगे। वहाँ पे प्लानिंग कर ली ना आपने, प्लानिंग का प्रोसीजर बना लिया, रिटर्न में लिख लिया। अब आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है ऑन ग्राउंड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान फूड सेफ्टी। मतलब जितने भी आपने प्लानिंग फेज के अंदर ये हैजर्ड एनालिसिस किए हैं, उससे आपको हैजर्ड का पता चला, क्रिटिकल कंट्रोल्स पॉइंट्स का पता चला, ठीक है ना। और अब आपने उनको मिटिगेट करना है ना, उनको कंट्रोल करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए जितनी भी प्लानिंग आपने की है उसको डू करेंगे, यानी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कंट्रोल ऑफ द मॉनिटरिंग एंड मेयरिंग, ठीक है ना। आपके मतलब जितने आपने कंट्रोल डिफाइन किए हुए हैं उनकी मॉनिटरिंग एंड मेयरिंग भी करनी है। कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस नॉन कंफॉर्मिटीज, मतलब जो कि आपकी प्रोडक्ट्स नॉन कंफॉर्मेट हैं, मतलब जो आपने कंट्रोल मेजर्स इम्प्लीमेंट किए हैं उनसे वेरिएट कर रही है आपकी प्रोडक्ट या कोई प्रोसेस, तो उनका मतलब है कि कंट्रोल भी इस्टेब्लिश करना है कि वो वहीं पे पकड़ी जाएं। मतलब है कि आपके प्लानिंग फेज के अंदर जब आप उसको डू करेंगे, आपके प्रोडक्शन प्लांट के अंदर ही वो फूड आइटम जिसके ऊपर मतलब आपने कोई मतलब है कि बजाय इसके कि एक चीज़ तैयार हो जाए एंड पे आके वो कस्टमर तक चली जाए, फिर आप उसको वापस बुलवाएं, या आपको पता चले बाहर से कस्टमर से फीडबैक आए कि जी ये आपकी प्रोडक्ट जो है जरिए से इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, आप उसको अपने मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के दौरान उसको डिटेक्ट कर सकें। इसको कहते हैं तमाम अगर आप ये मतलब है कि ऑपरेशनल प्लानिंग आपकी अच्छी होगी, पीआरपीज आपने बनाए होंगे, ट्रेसिबिलिटी सिस्टम आपने बनाया होगा, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का रिस्पांस होगा, तो उसको ऑन ग्राउंड भी आपने इम्प्लीमेंट करना है। मसलन आप इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस के प्लान को ऑन ग्राउंड कैसे इंश्योर करेंगे। मतलब आपने फायर सेफ्टी की कोई ड्रिल उसमें प्लान की हुई है, आप कहते हैं जी कि हम हर 15 दिन के बाद एक ड्रिल परफॉर्म करेंगे, तो उसको आपने एक्चुअली परफॉर्म करना है डू फेज में, ठीक है ना। डू फेज में क्या है कि वो जितनी प्लानिंग आपने पिछले स्टेप में की है उसकी आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। और फिर जो चेक फेज में आप बेसिकली उसको चेक करेंगे कि आपने पीआरपीस का जो प्रोसीजर बनाया था उसको जब आपने इम्प्लीमेंट किया, आपने उसकी मॉनिटरिंग की, आपने उसको देखा कि क्या आपने मिसाल के तौर पे ये बनाया जी, आपने एक वॉश बेसन लगा दिया अपने प्रोडक्शन प्लांट के बाद, मिसाल दे रहा हूँ आपको छोटी सी, और आपने वहाँ पे प्रोसीजर बनाया, एसओपी बनाई कि जो भी वर्कर आपका आएगा सबसे पहले इस के ऊपर हाथ धोएगा अपने, और प्रॉपर जो है वो ग्लव्स पहनेगा, और फिर प्लांट के अंदर आएगा, बाकी जो अपना उसने ड्रेस पहनना है वो पहनेगा और फिर आएगा। ये पीआरपीज हो गए ना आपके। अब आपने जब वो प्लान तो प्लानिंग फेज के अंदर वो प्लान तो बना लिया, अब जब आप उसको डू करेंगे मतलब उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर अमल कितने, आपके वर्कर हैं 50, ठीक है, उसमें से 10 वर्कर्स जो है ना वो तो प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर जिस तरह आपने प्लानिंग की है, लेकिन बाकी जो 40 है वो नहीं कर रहे, वो नॉन कंप्लाइंट है। तो नॉन कंप्लाइंट आपने नॉन कंफर्मिटीज या नॉन कंप्लाइंट जो एक्शन है वो वहीं पे पकड़ लिया डू फेज के अंदर, ठीक है ना। अब जब डू फेज में आपने उसको पकड़ लिया, वो कैसे पकड़ा, जब आप उसको चेक करेंगे, ठीक है ना, जो प्लानिंग आपने पीछे की उसको जब आपने परफॉर्म किया, फिर जब उसकी मॉनिटरिंग एंड मेयरिंग की, ठीक है ना। वो अगर 10 लड़के जो है वो हाथ धोते हैं और 40 नहीं धोते हैं, तो वो पता कैसे लगेगा, मॉनिटरिंग करने से ना। वहाँ पे आपको कोई सुपरविजन लगानी पड़ेगी, कोई कैमरा लगाना पड़ेगा, या किसी सुपरवाइजर की ड्यूटी लगानी पड़ेगी कि भाई सुबह चेक करो कि जो वर्कर आते हैं ये मतलब वहाँ पे मतलब हाइजीनिकली अपने आप को डिकंटेमिनेट करते हैं पहले अपने मेन प्रोडक्शन प्लांट के अंदर एंटर होने से पहले, ये नहीं करते, ठीक है ना। तो वो प्रोसेस जब आपने डू फेज में कर लिया, और अगर आपने वहाँ पे मॉनिटरिंग लगाई हुई है, उसकी वेरिफिकेशन आपने कर ली है, आपको पता लग गया कि भाई 40 नहीं कर रहे, तो दैट दिस इज नॉन कन्फर्मिटीज जो है वो फिक्स हो गई, मतलब पता चल गया कि ये नॉन कन्फर्मिटी है। अब आपने उसको क्या करना है, उसको एक्ट करना है, उसको नॉन कन्फर्मिटी को कंप्लीट करना है, मतलब उसको खत्म करना है नॉन कन्फर्मिटी। उसके लिए आप क्या क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन प्लान बनाएंगे। जो पहले आपने पीआरपी बनाया था ना प्लानिंग फेज के अंदर, इसका मतलब है उस पीआरपी के अंदर कोई प्रॉब्लम है,
इशू है जिसकी वजह से 10 लोग जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और 40 नहीं कर रहे। तो अब उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। जब आप वो एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो 10 लोग अमल कर रहे हैं लेकिन 40 क्यों नहीं कर रहे। हो सकता है वो 40 जो है वो उनको आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ना दी हो सकता है वो 40 जो है वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, ठीक है ना। अब जब जानबूझ के करेंगे तो वहाँ पे आपको एक्शन लेने की जरूरत है, मतलब वहाँ पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन की भी अगर गुंजाइश निकलती है तो आप करें। हो सकता है कि वो मतलब है कि टाइम इतना शार्ट हो कि जब वो उस पे हैंड वॉश पे आते हैं तो सबको टाइम ही ना मिलता हो कि वो हैंड वॉश कर सकें, और 10 टाइम इतना शार्ट हो तो फिर अपने पीआरपी जो पीछे आपने प्लानिंग फेज के अंदर बनाया था ना, या जो भी हैजर्ड एनालिसिस आपने किया था या कंट्रोल मेजर्स आपने अप्लाई किए थे, उनको जब अब एनालिसिस करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली देन फिर आप उसके लिए करेक्टिव एक्शन प्लान बनाते हैं। तो उस करेक्टिव एक्शन प्लान की बुनियाद के ऊपर आप फिर उसको दोबारा मतलब है कि डू फेज में ले जाते हैं। मतलब पीआरपी को आपने रिव्यू किया, करेक्ट कर लिया, उसके अंदर आपने आइडेंटिफाई किया कि पीआरपी में ये प्रॉब्लम है, जो पहले हमने पीआरपी बनाया उसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि जी वो टाइम इतना शार्ट होता है कि वो 50 के 50 लोग एक वॉश बेसन से हाथ नहीं धो पाते उस टाइम के दौरान। आप क्या करते हैं, आप दो और वॉश बेसन लगवा देते हैं वहां, ठीक है ना। ये आपका करेक्टिव एक्शन आ गया ना। अब जब आप करेक्टिव एक्शन प्लान बना लिया, आपने अपने पीआरपी को चेंज कर लिया, तो और वॉश बेसन लगा दिया। अब फिर मजीद आप उसको मॉनिटर करेंगे, फिर मजीद चेकिंग करेंगे कि क्या अब 50 के 50 लड़के आपके जो है वो हाथ धो के उस मतलब प्रोसेस के अंदर आते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर। अब फर्ज करें अब आपने दो और लगाए लेकिन अब वो रेशियो बढ़ी तो सही, मतलब वो 40 हो गए, लेकिन अभी भी 10 जो है वो नहीं मतलब है कि अमल कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। तो जब आप मजीद देखेंगे कि वो 10 क्यों नहीं अमल कर रहे हैं तो फिर आप उसको एनालिसिस करेंगे कि क्या ये वही प्रॉब्लम है कि जी मतलब हमारे पास टाइम शार्ट है और हमारे पास कम है ये वॉश बेसिस जिसकी वजह से हम ये प्रोसेस नहीं कर पा रहे, या कि फिर उनका कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम है, उनका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, वो जानबूझ के वायलेट कर रहे हैं, टाइम है वहाँ पे लेकिन इसके बावजूद वो हाथ नहीं धोते। तो फिर आपको पता चलेगा कि अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन का मैटर है तो फिर आप अपने पीआरपी को करेक्ट करेंगे, उसमें लिखेंगे कि अब की बार अगर मजीद सारे मतलब है कि नहीं हाथ धोएंगे तो उनके ऊपर ये एक्शन लिया जाएगा, मतलब उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा या उनको फाइन किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने करेक्टिव एक्शन प्लान बनाया नया, और फिर जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे फिर आप देखेंगे कि अब हमने दो एक्स्ट्रा वॉश बेसन भी लगा दिए, उसके ऊपर एक डिसिप्लिनरी एक्शन का हमने एसओपी भी लगा दी। अब आप देखते हैं कि क्या ये 50 के 50 लड़के जो है ये इस प्लान के ऊपर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो फिर आपको पता चलेगा, अगर फर्ज करें 50 के 50 पूरे हो गए, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, मतलब आपने जो ऑब्जेक्टिव बनाया था वो आपने अचीव कर लिया। तो आप किसी और मतलब इशू की तरफ चले जाएंगे, या एक ही वक्त में मल्टीपल इश्यूज भी हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना, लेकिन एक वक्त में ज्यादा इश्यूज भी हो सकते हैं। आई होप कि यहाँ पे आपको ये जो पीडीसीए मॉडल है पूरे मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कैसे अप्लाई होना है, यानी पूरे तमाम जो क्लॉजेस है उसके ऊपर कैसे अप्लाई होना है, और फिर स्पेशली क्लॉज 8 के ऊपर कैसे अप्लाई होना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। जी मुझे थोड़ा फीडबैक देंगे काइंडली। जी समर, असद, मोहम्मद ताहिर। ताहिर आप ओके जी, समर का मैसेज आ गया जी, क्लियर है बिल्कुल ठीक है जी। और भी मैसेज आ गया जी 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 जी, जबरदस्त जबरदस्त, चलिए ठीक है, बस सही है जी, बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं बस बड़े आसान और बड़े आसान तरीके से आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाऊं एक नॉर्मल से वे में, ताकि आपके जहन में ये चीज़ें फिक्स हो जाएं, मतलब आपको मुश्किल ना हो। मुश्किल टर्म्स में यूज़ ही नहीं कर रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊं, आम मिसालें देके समझाऊं, ताकि देखें एक छोटी सी चीज़ भी अगर आप छोटी सी मिसाल से भी समझ लेते हैं ना तो उसका आप बड़े होराइजन में जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
मैंने आपको एक एग्जांपल दी पीआरपी में हैंड वॉश बेसिन की। अब उसमें मतलब है कि जरूरी नहीं कि हैंड वॉश बेसिन का ही पीआरपी हो, और भी पीआरपी वहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल पीआरपीज हो सकते हैं कि जी फलां ड्रेस पहन के आपने जाना है जी वहाँ पे। मतलब है कि आपकी जो अंदर जो प्लांट है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है या हाई होता है, और इस किस्म का स्पेशल इक्विपमेंट पहन के आपने अंदर एंटर होना है। पीआरपी इस तरह के होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पीआरपीज होते हैं। या आपने जो है वो अपने हाथों को जो है वो डिकंटेमिनेट कर लेना है एंटर होने से पहले। अपने फूड मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होती है वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है बड़ा, आपको पता है। ये जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप नेस्ले को देख लें और दूसरी जो बड़ी इनके मतलब कभी आप प्लांट्स के अंदर विजिट करें, बड़े कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ये लोग काम कर रहे होते हैं। हर डिपार्टमेंट इंटरकनेक्टेड होता है एक दूसरे के साथ, और मतलब है कि वो हर जगह पे हर चेक पॉइंट के ऊपर कंट्रोल्स मेजर्स जो है वो अप्लाई होते हैं, हर डिपार्टमेंट के ऊपर कंट्रोल मेजर्स लगे हुए होते हैं। और यही फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है जी। अब हम इसको देख लेते हैं, एक मिसाल के जरिए समझते हैं, मजीद आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी। पहले मैंने आपको वैसे वहां पे भी मैं आपको मिसाल दे दी, लेकिन अब मजीद हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं एक सिनेरियो से, ठीक है ना जी। कि हम अगर ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग हमने करनी है तो वो कैसे होगी, और अगर आपने ऑपरेशनल प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग है जो आपकी तमाम क्लासेस के ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है ना। क्लास 6 में जो प्लानिंग होती है उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग कहते हैं। उसमें भी हम जो फूड सेफ्टी से मुतल्लिक रिस्क है उनको आइडेंटिफाई करते हैं। वॉशिंग हैंड, सैनिटेशन, देन ड्राइंग हैंड्स विद एयर ब्लॉक। यस, वेरी गुड, बिल्कुल आपने सही एग्जांपल दी, बिल्कुल। तो इसी तरह मतलब है कि आप यहाँ पे मिसाल ले लें कि एक डेयरी कंपनी प्रोड्यूसेस पैस्चराइज्ड मिल्क, ठीक है ना। एक कंपनी है जो पैस्चराइज्ड मिल्क जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अब इसमें जब हम ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग में बात करेंगे तो हमने क्या क्या काम करने हैं, ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करना है। द कंपनी एनालाइजेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक कंज्यूमर्स डिमांड फॉर सेफ मिल्क एंड रेगुलेटरी फूड सेफ्टी लॉज, ठीक है ना। मतलब आपकी उस पैस्चराइज मिल्क में जो आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है ना, मतलब आप जैसे ये नेस्ले है, मिल्क पैक है, हलीब दूध वगैरह इस टाइप की कंपनी है, ठीक है ना। अब आपने अपने उस फैक्ट्री से रिलेटेड, उस कंपनी से रिलेटेड जो इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज हैं उनको एनालाइज करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप जो दूध लेते हैं, जो आपकी डिमांड है कंज्यूमर में, आपने जो मतलब डिमांड है वो हो सकता है 50 टन हो, लेकिन क्या सप्लाई आपको पूरी मिल रही है कि नहीं। ये हो सकता है वो जहाँ से आप दूध लेते हैं वही हड़ताल पे चले जाए, ठीक है ना। होता है ना हमारे मुल्क में, आपको पता है इस तरह की सिचुएशन। तो वो जो इश्यूज होती है ना, उनको आप आइडेंटिफाई करने के बाद ही उनका कोई हल तलाश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर आपके पास मतलब है कि अगर आपने उसका कोई एनालिसिस किया हुआ है कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है कि आपके जो जहाँ पे आप मिल्क कलेक्शन करते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर हड़ताल हो जाती है, तो आपके पास उसका अल्टरनेट क्या है, क्योंकि आपने डिमांड तो पूरी करनी है, ठीक है ना, कंज्यूमर की डिमांड। और अगर डिमांड आप पूरी नहीं करेंगे तो आप बिजनेस आपका इम्पैक्ट होगा, ठीक है ना। इसी तरह जो आपने मतलब मिल्क के पैक प्रोवाइड्स करने हैं उनके ऊपर कुछ जो रेगुलेटरी लॉज हैं, जैसे पाकिस्तान स्टैंडर्ड है, इस तरह की और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, मतलब है कि जो अप्लाई होती हैं कि किस किस्म का पैकिंग मटेरियल होना चाहिए, कितने टेम्परेचर पे इसको जो है ना आपने पैस्चराइज करना है, ठीक है ना। और इसके ऊपर वो जो है वो एक्सपायरी मेंशन होनी चाहिए। जो भी रेगुलेटरी लॉज हैं आपकी उस मिल्क पैक के ऊपर, वो आपने अंडरस्टैंड करने हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। फिर लीडरशिप आ जाती है जी क्लास 5। क्लास 5 में क्या हम काम करते हैं उस डेयरी मिल्क पास्चराइजिंग प्लांट के लिए। मैनेजमेंट इंश्योर्स ऑल टीम मेंबर्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड सेफ्टी। सबसे पहले तो मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि तमाम जितने भी लोग हैं आपके, वो फूड सेफ्टी की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, ठीक है ना। अपॉइंटिंग ए फूड सेफ्टी मैनेजमेंट लीडर। अब वो अगर आपने वहाँ पे मैनेजमेंट ने मतलब है कि वो कोई सेफ्टी लीडरशिप प्रोवाइड की है तो वो डेफिनेटली उनको अवेयर भी करता होगा, उनको मतलब है कि ट्रेनिंग्स वगैरह भी देता होगा। तो इस तरह मतलब है कि लीडरशिप की कमिटमेंट जो है इंश्योर हो जाती है बाय गिविंग देयर पॉलिसीज एंड एटसेट्रा। अब आप आ जाती हैं क्लास 6 में। ऑर्गेनाइजेशनली मतलब है कि प्लानिंग में आप कैसे उसको
प्लान करेंगे। मतलब सेट फूड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जांपल मेंटेन जीरो कंटामिनेशन इन मिल्क फॉर 12 मंथ्स। आपने जब पॉलिसी बनाई तो उसका ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया प्लानिंग के अंदर कि मतलब आपने मतलब है कि जीरो कंटामिनेशन इन मिल्क फॉर 12 मंथ्स, कि आपने अपने दूध के अंदर किसी किस्म की कंटेमिनेशन नहीं होने देनी अगले 12 माह तक। ठीक है ना, ये आपने प्लान कर लिया। अब इस प्लान को अचीव करने के लिए आपको काफ़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, प्रिपेयर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर हैजर्ड लाइक डिजीज इन काउस, इक्विपमेंट मेल फंक्शंस और स्टोरेज टेम्परेचर इश्यूज। ठीक है ना, अब ये भी आपकी प्लानिंग में आएगी क्योंकि आपने कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने इश्यूज को अंडरस्टैंड किया। उससे आपको पता चला कि आपके जो मतलब अगर आपने फार्म बनाया हुआ है अपना तो उसमें काउज रखी हुई हैं, उनके अंदर डिजीज भी आ सकती है, या आपका इक्विपमेंट मेल फंक्शन कर सकता है, स्टोरेज टेम्परेचर इशू हो सकते हैं। तो इनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है आपने प्लानिंग के दौरान में। ठीक है ना, प्लानिंग में ये सारी चीज़ें आप परफॉर्म करने के बाद फिर जब आप उसको, अभी हम ऑपरेशन में नहीं गए, अभी हम सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब जब हम ऑपरेशन में जाएंगे ना, मतलब जब हम प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो उसमें क्लास 8 फिर आ जाएगी बीच में। ठीक है ना, तो अभी हम सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा विच वी रिसीव फ्रॉम द प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सर्वेज एटसेट्रा, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंड करने के बाद फिर सपोर्ट प्रोवाइड की, प्लानिंग कर ली, इस्टेब्लिश सप्लायर कंट्रोल सच एज ओनली वर्किंग विद फार्म्स सर्टिफाइड इन हाइजीन प्रैक्टिसेस। ठीक है ना, अब स्पोर्ट में तो आपको पता है कि मतलब हमने बहुत सारी और भी चीज़ें मतलब पढ़ी हुई हैं जिसमें हमें कॉम्पिटेंट वर्कर्स प्रोवाइड करने हैं, मैनेजमेंट ने हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं फूड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझाया कि स्टैब्लिश सप्लायर कंट्रोल सच एज ओनली वर्किंग विद फार्म सर्टिफाइड इन हाइजीन प्रैक्टिस। कि मतलब आपको मतलब है कि वहाँ पे कोई सुपरवाइजर या चेक कंट्रोल करने वाला रिसोर्स प्रोवाइड करना मैनेजमेंट का काम है। कि आपके हाँ जो दूध आता है मतलब मिल्क पॉइंट से, कलेक्शन पॉइंट से, जो सप्लायर है आपके, वो वो उन्हीं से ही आना चाहिए जो सर्टिफाइड हो आपसे। ऐसा नहीं है कि कोई भी ग्वाला लेके आ गया दूध तो आप उसका दूध, आपको पता है ना कि मतलब अगर आपने ये कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं किया हुआ, ठीक है ना, और ये कंट्रोल इस्टेब्लिश होगा मैनेजमेंट के लेवल के ऊपर। ठीक है ना, मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सा सप्लायर आपका जो आपको दूध प्रोवाइड कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता। ठीक है ना, और उसके ऊपर चेक रखना, उसके ऊपर कंट्रोल रखना फिर जो आपकी मिडिल मैनेजमेंट होती है उनका काम होता है। ठीक है ना, अगर वहां पे वायलेशन होगी तो फिर उसकी रिपोर्ट होगी। अब हमने प्लानिंग कर ली ऑर्गेनाइजेशंस की। ठीक है ना, अब हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे डू फेज में। मिसाल के तौर पर इम्प्लीमेंटिंग द ऑपरेशनल प्रोसेस कैसे है जी? परचेज रॉ मिल्क ओनली फ्रॉम सर्टिफाइड फार्म्स। ठीक है जी, हमने ये इम्प्लीमेंट कर लिया, प्लान हमने पीछे बनाया हुआ था मैनेजमेंट की सपोर्ट से। ठीक है ना, प्रोसेस द रॉ मिल्क विद पैस्चराइज्ड हीट टेम्परेचर टू किल बैक्टीरिया। ठीक है ना, अब हम जो मतलब हमने पीछे प्लानिंग की थी कि जी हम हमारे पास जो पैस्चराइजेशन से रिलेटेड रिस्क हैं। ठीक है ना, ये, मतलब है कि वो एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके वो बैक्टीरिया जो है वो किल होते हैं। तो वो भी हमने इंश्योर कर लिया कि वो हम अपने प्रोसेस के अंदर इंश्योर करेंगे कि इतना टेम्परेचर इससे ज़्यादा ना बढ़े। यूज़ ऑटोमेटेड मशीन्स टू सील एंड लेबल मिल्क कार्टन हाइजीनिकली। तो जब हमारे मिल्क कार्टन तैयार हो जाएंगे, जब स्टोरेज के लिए जाएंगे, तो उनकी सील और लेबल करने का प्रॉपर मैकेनिज्म आपका हाइजीनिकली होना चाहिए, जिसमें पीआरपी, अगर आपने पीआरपी इन्वॉल्व किए होंगे अपनी प्लानिंग के अंदर, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग की पीआरपी की बात हो रही है, तो फिर वो हाइजीनिकली ही उन कार्टन्स को मतलब है कि एंड पे स्टोर कर रहे होंगे और वहाँ पे कार्टन्स को बंद करके अपने स्टोर में रख रहे होंगे। ठीक है ना, ये हो गया आपका डू फेज। अगर उसके बाद आ जाती है चेक। चेक में अगर हम बात कर लें ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग की, तो उसमें सीनियर मैनेजर रिव्यू मंथली क्वालिटी रिपोर्ट्स टू चेक इफ प्रेशराइज टेम्परेचर वर कंसिस्टेंटली मेंटेन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। कि मतलब वो जो टेम्परेचर आपने मेंशन किया था, क्या वो प्रोडक्शन के दौरान में मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी वजह से आपका जो दूध है वो ख़राब हो जाता है अगर वो मेंटेन नहीं करते आपका। क्योंकि आपको बाहर से फीडबैक आया, जब आपने सर्वे किया आपको पता चला कि आपका जो दूध है मतलब डब्बे हैं वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि आपने वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया जहाँ पे पैस्चराइजेशन के लिए
जरूरी होता है। यूज कस्टमर फीडबैक एंड इंसिडेंट रिपोर्ट्स, स्पॉइलेज कंप्लेंट्स आर रिकॉल्स टू इवैल्यूएट वीकनेसेस। ठीक है ना। अब देखना ये सारा प्रोसेस साथ साथ हो रहा है आपका। चेक फेज में आप वही क्लास 4 में चले जाएं, उसमें जो कस्टमर का फीडबैक आया उसी से आपको पता चला ना कि ये अगर मिल्क खराब हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पैस्चराइजिंग का टेम्परेचर जो आप कि हाँ इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है वो टेम्परेचर ठीक नहीं है, जिसको ठीक करने की ज़रूरत है ताकि वो दूध जो है ना वो ज़्यादा देर तक, मतलब जो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है उस तक वो मतलब है कि ठीक रहे, ख़राब ना हो। अब अगर पैस्चराइजेशन आपने एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर के मुताबिक नहीं की तो वो डेफिनेटली फिर वो जो आपने वहाँ पे देखें आपने एक्सपायरी लिखी होगी उस स्टैंडर्ड टेम्परेचर के मुताबिक, ठीक है ना। मतलब एक हफ्ते की एक्सपायरी लिख दी आपने, जबकि दूध जो है वो दूसरे या तीसरे दिन खराब हो जाता है। इसका मतलब है कि वहाँ पे जो आपने एक्सपायरी है वो गलत लिखी है, मतलब आपका जो एक्सपायरी आपने ठीक लिखी है लेकिन वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो आपका सही मेंटेन नहीं हो रहा। ये आपका बहुत बड़ा रिस्क है, पूरी प्रोडक्ट आपकी खराब हो सकती है, ठीक है ना। तो इसको जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो इसको फिर आपने करेक्ट भी करना है। चेक फेज में जब ये चेकिंग कर लेते हैं तो फिर ये आगे आ जाती है आपकी करेक्शन। A customer complaints reveals that a batch was spoiled due to inadequate cooling during transport। ठीक है ना। मतलब है कि अब ये प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही, ये सप्लाई की बात हो रही है। सप्लाई में कह रहा है कि ए कस्टमर कंप्लेंट रिवील्स दैट ए बैच वाज स्पॉइल्ड ड्यू टू द इनएडिक्वेट कूलिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। जब ट्रांसपोर्ट कर रहे थे तो उस गाड़ी के अंदर जो कूलिंग का टेम्परेचर था वो मेंटेन नहीं था, जिसकी वजह से आपका पूरा बैच स्पॉइल हो गया। और ये कैसे पता चला? कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को जब आपने इम्प्लीमेंट किया, मतलब आपने कस्टमर्स के साथ राब्ता रखा, इंगेजमेंट की और उनसे आप टच में रहे, तो आपको पता चल गया। और ट्रेसिबिलिटी के थ्रू आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये बैच किस लेवल पे है, किस जगह पे है जहाँ पे मतलब ये खराब हुआ, ताकि आप वहां से उसको रिकॉल कर सकें। एक्शन क्या करना है आपने? रिव्यू ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, retrain drivers to maintain the correct temperature and install temperature loggers in delivery vehicles to reduce the risk of the recurrence। ठीक है ना। अब ये एक मतलब मैं आपको एक पूरा एक प्रोसेस अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लानिंग में आपने क्या करना है, फिर डू में कैसे उसको आगे परफॉर्म करना है, फिर चेक में कैसे आपने चीज़ों को चेक करना है, और फिर जब आपने उसमें से आइडेंटिफिकेशन कर ली प्रॉब्लम की तो उसको कैसे आपने करेक्ट करना है, दोबारा करेक्शन उसकी करनी है करेक्टिव एक्शन प्लान के जरिए। ठीक है जी। आगे हम बात कर लें अगर ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल की, तो अब ये हमारी जो प्लानिंग है, हमारी जो ऑपरेशन हो रहा है उससे रिलेटेड है। यानी हमारे जितने भी प्रोसेसेस परफॉर्म हो रहे हैं खासकर प्रोडक्शन के ऊपर, तो वहाँ पे हमने जो मतलब पूरी मतलब इस प्रोसेस को, पीडीसी मॉडल को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे। उसकी प्लानिंग में क्या क्या करेंगे, जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग में पीआरपी पहले डेवलप की है, जिसमें बेसिक हाइजीन मेजर्स हैं, फूड हैंडलर्स हैं, वॉश हैंड्स बिफोर एंटरिंग ऑपरेशंस एरियाज टू अवॉइड कंटामिनेशन, क्लीन प्रोसेसिंग एरियाज बिफोर ईच प्रोडक्शन शिफ्ट। ठीक है ना। अब ये देखें ना, आपके प्रोडक्शन प्रोसेस से पहले पीआरपीज आपने प्लान कर लिए, आपने ये प्लानिंग अभी आप प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रेसेबिलिटी सिस्टम की आप प्लानिंग करेंगे। इंश्योर एवरी मिल्क बैच इज टैग्ड विद द source farm ID, processing data and shipment information. This enables tracing the origin of the raw materials and a product's entire journey in case of contamination। ठीक है। ट्रेसेबिलिटी का भी पूरा प्रोसीजर आपने प्लान कर लिया। हैजर्ड एनालिसिस आपने कैसे किया? मसलन बायोलॉजिकल बैक्टीरिया लाइक सैल्मोनेला और लिस्टीरिया इन मिल्क। ठीक है ना। जब आपने उसका एनालिसिस किया अपने मतलब क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स का, तो वहाँ पे आपने बैक्टीरियाज या केमिकल्स या फिजिकल चीज़ें जो हैजर्ड्स हैं फूड के अंदर, जो कंटामिनेशंस होती हैं, उनका एनालिसिस किया। वहाँ पे फिर आपको पता चलेगा कि आपके फूड के अंदर किस किस्म की कंटामिनेशन हो सकती है। केमिकल की कंटामिनेशन, क्लीनिंग एजेंट्स जैसे रिमेनिंग ऑन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट के अंदर कोई क्लीनिंग एजेंट्स हैं, वो अगर मेंटेनेंस के दौरान में कोई ऑयल है, तेल है, वो रह गया, वो आपके फूड में शामिल हो सकता है। कोई बायोलॉजिकल पैथोजन फूड में शामिल हो सकता है, कोई फिजिकल चीज़ आपके फूड में शामिल हो सकती है, ब्रोकन लाइट्स हैं, शार्ड्स हैं,
बोन्स हैं, इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, उनके पर हैं, आपके बाल टूट के फूड में गिर सकते हैं, आपकी जो रैशेज होती हैं, मतलब है देखे ना वो सर पे वो एक वो टोपी सी पहनी होती है खासकर फूड हैंडलर्स ने, क्यों? इसलिए कि वो बाल भी जो है ना वो फूड के अंदर एक कंटेमिनेशन क्रिएट करती है, क्योंकि बाज लोगों के मतलब है कि उसके अंदर अगर कोई वायरसेस वगैरह वो फूड में शामिल हो जाए तो बायोलॉजिकल इशू भी बन जाता है, आपका मतलब है कि वो वायरल चीज भी हो जाती है। ठीक है जी। तो मतलब आपने प्लानिंग की, पीआरपीस की, आपने ट्रेसेबिलिटी की प्लानिंग की, हैजर्ड एनालिसिस किया, इसका प्लान बनाया कि आपने फिर फिर हैजर्ड एनालिसिस जो है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स उनका आपने प्लान बनाया, उसको कैसे आपने कंट्रोल करना है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। अब यहाँ पे आपको समझ आएगी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स की। ठीक है ना? पैस्चराइजेशन स्टेप एट द रिक्वायर्ड टाइम एंड टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड एलिमिनेट्स बैक्टीरिया। मतलब आपका प्लान जो है, आपका कंट्रोल ये कहता है कि अगर आप पैस्चराइजेशन जो है वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए करेंगे ना, तो वहां पे बैक्टीरिया इंश्योरली किल हो जाएगा वहाँ। ठीक है ना? अब अगर आपने प्लान में ये चीज लिख ली, ठीक है ना, लेकिन जब आप उसको डू करेंगे, आप हो सकता है आप 15 सेकंड वहां पे टाइम ना दे रहे हो, मसलन हो सकता है ना कंट्रोल में वीकनेस हो जाए कोई, कि मतलब आपका जो इंश्योर करने वाला मैकेनिज्म है, जो कंट्रोल आपने इन प्लेस किया है, वो 15 की बजाय 10 सेकेंड्स तक उसको बॉयल करता हो, प्रेशराइज करता हो दूध को, तो क्या होगा? वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी। मतलब दैट इज ए क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। वो जो पैस्चराइजिंग स्टेप है जहाँ पे दूध बॉयल होता है, और होना है वहां पे 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक 15 सेकंड के लिए। ठीक है ना? लेकिन वो 15 सेकंड नहीं हो रहा वहां पे, 10 सेकंड में वो 10 सेकंड बॉयल होता है और फिर आगे निकल जाता है अगले प्रोसेस के लिए। दैट इज ए क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जहाँ पे वो बैक्टीरिया किल नहीं हुआ। मतलब आप जब वो बैक्टीरिया उसके अंदर होगा, आगे आप कुछ चला जाएगा अगले प्रोसेस में, वहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस होगा, फिर अगला प्रोसेस होगा, फिर वो दूध वहाँ से निकलेगा, उसको डब्बों में पैक कर दिया जाएगा और डिलीवर कर दिया जाएगा कस्टमर तक। और जब वो कस्टमर तक डिलीवर हो जाएगा तो वो कंटेमिनेटेड होगा, यानी उसके अंदर वो बैक्टीरिया मौजूद है। ठीक है ना? अब अगर आपने उस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे ये इशू, मतलब जब आपने प्लानिंग की कि मतलब ये इशू यहाँ पे हो सकता है, या मतलब कोई ऐसा पॉइंट आप देखते हैं अपने प्रोसेस के दौरान में कि जहाँ पे कोई फिजिकल हैजर्ड आपका जो है वो मिल के अंदर शामिल हो सकता है, उसको आपने क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है? इस या मेटल डिटेक्शन आपने की, आफ्टर प्रेशराइजिंग डिटेक्ट एंड रिमूव्स फॉरेन ऑब्जेक्ट्स लाइक मेटल पार्टिकल्स, जैसे मतलब फिजिकल पार्टिकल्स मैंने आपको बताया कि मतलब है कि अगर वो गिर गए हैं और आपने उसका मतलब कोई कंट्रोल पॉइंट्स का प्लान प्रॉपर किया हुआ है, मतलब उसकी आइडेंटिफिकेशन का, तो वो वहीं पे आप उसको पकड़ लेंगे, उस कंट्रोल पॉइंट के ऊपर ही आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे जब आप उसको मॉनिटर करेंगे, मेजर मेजर करेंगे। ठीक है ना? अदरवाइज वो फिर आगे निकल जाएगा और अल्टीमेटली आपके फूड चेन के अंदर आ जाएगा, फूड प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा, जो कि प्रॉब्लम करेगा। इसी तरह वैलिडेशन ऑफ द कंट्रोल मेजर्स, जो आपने कंट्रोल मेजर्स वहाँ पे लिए हैं, मिसन अगर फर्ज करें आपने इंश्योर करना है जी कि वहाँ पे जो 15 सेकेंड्स तक 75 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर दूध जो है प्रेशराइज होना चाहिए। ठीक है ना? अब ये आपका एक कंट्रोल, एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है जहाँ पे आपने ये कंट्रोल मेजर अप्लाई किया है कि 15 सेकेंड तक वहाँ पे प्रेशराइज होना है। अब आपने उसको ये मतलब है कि वैलिडेट भी करना है कि वाकई 15 सेकेंड्स तक अगर हम इसको इतने टेम्परेचर पे गर्म करें तो उससे बैक्टीरिया किल होता है। मतलब उस कंट्रोल की भी वैलिडेशन आपने करनी है। वैलिडेट प्रेशराइजिंग इफेक्टिवनेस बाय टेस्टिंग मिल्क बैचेस विद माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है ना? मतलब आपने एक कंट्रोल को 100% आंखें बंद करके उसके ऊपर नहीं मतलब है कि वो यकीन कर लेना कि वाकई ये मतलब है कि इसको किल करेगा बैक्टीरिया को, बल्कि आपने उसको वैलिडेट भी करना है। कैसे करेंगे? वैलिडेट पैस्चराइजिंग इफेक्टिवनेस बाय टेस्टिंग मिल्क बैचेस विद माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेस होने के बाद माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग होगी तो फिर आपको वहीं पे पता चल जाएगा अपने प्लांट के अंदर ही, ठीक है ना, कि इस दूध के अंदर ये जो 15 सेकेंड तक आपने 75 डिग्री तक इसको गर्म किया है,
इससे बैक्टीरिया किल हो रहा है या नहीं किल हो रहा। अगर नहीं किल हो रहा तो फिर आप अपने आप को, अपनी जो प्लानिंग है उसको चेंज करने की जरूरत है ना। आप हो सकता है 20 सेकंड तक ले जाना पड़े टाइम, हो सकता है टेम्परेचर कम या ज्यादा करना पड़े, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स कि मतलब जिस किस्म का हैजर्ड होगा आपका, उसी तरह का फिर आपका कंट्रोल होगा, और उस कंट्रोल की वैलिडेशन भी होगी थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। इस जिस तरह मेटल डिटेक्शन का प्रोसेस होगा, वहाँ पे अगर कोई मेटल पार्ट्स फूड में शामिल हो गया ड्यूरिंग प्रोडक्शन, तो वो जो जहाँ पे मतलब है कि उस पार्ट के शामिल होने का खदशा है, दैट इज ए क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। मिसाल के तौर पे कहीं पे मतलब है कि आप उसको एक एक आपकी प्रोसेस है प्रोडक्शन का जहाँ पे वो मिल्क पैक हो रहा है डब्बों के अंदर, ठीक है ना। अब वो जो मशीन है वहाँ पे जो पैकिंग करती है, मतलब उसमें पॉसिबिलिटी है कि जो लड़के काम कर रहे हैं उन्होंने सर में वो कवर नहीं किया हुआ उसको, ठीक है ना। तो वो ऐसे थोड़ा झुक के उसको मतलब सील करते हैं। तो सील के दौरान में कोई बाल का टुकड़ा उसमें गिर गया, या सील के दौरान में कोई मशीन का कोई पार्ट उसके अंदर गिर गया है, कोई मेटल पार्ट उसके अंदर शामिल हो गया, दैट इज अनदर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। अब उसको आपने मतलब है कि उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, और उसके आपने उसका फिर वहाँ पे कंट्रोल मेजर करना है कि जो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसको, कि मतलब आप पीआरपीस को ऑपरेशनल करें, आप वहाँ पे कोई मतलब सुपरविजन लगाएं, आप वहाँ पे कोई मतलब कि एसओपी बनाएं, आप कोई मैकेनिकल सिस्टम रख दें, फिजिकल की बजाय मैकेनिकल मतलब तरीके से वो डब्बे जो है वो बंद हो रहे हो या पैक हो रहे हैं। आप देखो ऑटोमेशन का दौर है, आप फिजिकल जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है प्रोसेस के अंदर वो कम से कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जितना इंटरेक्शन होता है ह्यूमन का मशीन्स के साथ, उतना ही रिस्क मौजूद होता है वहाँ पे आपके मतलब है कि फूड को ख़राब करने का। तो इसलिए ऑटोमेटेड जो होती हैं, लेकिन ऑटोमेशन जो होती है मशीनरी इटसेल्फ भी रिस्क जनरेट करती है। उनकी सुपरविजन, उनकी मॉनिटरिंग, इसलिए कहते हैं ना कि जितने कंट्रोल मेजर्स हैं उनकी वैलिडेशन भी ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि एक कंट्रोल मेजर आपने बना के वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप फिर मुतमईन हो जाएंगे कि दैट्स ऑल, के बस अब और मजीद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने प्लानिंग कर ली जी, पीआरपीस बना लिए ऑपरेशन के लिए, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, उनके मतलब वैलिडेशन का मैकेनिज्म हमने प्लान कर लिया कि किस तरह वैलिडेट करना है उसको। मेटल डिटेक्शन के लिए हमने प्लान कर लिया। अब जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे उस प्लान को, फिर हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयज एट ईच प्रोडक्शन स्टेज फॉलो सेफ्टी प्रोटोकॉल सच एज सैनिटेशन प्रोसीजर्स बिफोर इक्विपमेंट यूज। मतलब आप जब इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वही पैकिंग वाला जेन में लाएं, जहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि वो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है जहाँ पे दूध की पैकिंग हो रही है। वहाँ पे अगर आपने सैनिटेशन का कोई प्रोसीजर आपने प्लान किया होगा, अगर उस पर अमल हो रहा है तो फिर वहाँ पे वो नहीं होगा, मतलब वो मेटल की मिक्सिंग वहाँ पे नहीं होगी। कंसिस्टेंटली चेकिंग थर्मोमीटर रीडिंग ड्यूरिंग पैस्चराइजेशन। अब ये भी एक देखें, आपने मतलब एक प्लान कर लिया जी कि एक 75 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 15 सेकंड के लिए इस दूध को, इस पैस्चराइजेशन का जो भी वहाँ पे बहुत बड़ा आपको पता है टैंक होता है जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर आपने ये भी चेक करना है कि अंदर जो टेम्परेचर थर्मोमीटर लगा हुआ है वो मतलब सही टेम्परेचर को रीड भी कर रहा है कि नहीं। ये डू के दौरान में आप चेक करेंगे, ठीक है ना। Monitors verify that pasteurizing cycles are completed within the required parameters. Milk not meeting specifications is segregated to avoid contamination in subsequent steps. मतलब जो दूध इस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, जो पिछले आपने प्लानिंग की कि जी वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए मतलब है कि वो गर्म होगा, वहाँ पे जो दूध इस टेम्परेचर के या इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा नहीं उतरा उसको आप उधर ही अलहदा कर लेंगे, ठीक है। आपके पास मैकेनिज्म इस तरह का होगा कि आप उसको अलहदा कर लें वहाँ के। एग्जाम्पल इश्यूज, इफ मिल्क पैकेजिंग मशीन्स जैम, एम्प्लॉयज stop production and perform maintenance before continuing reducing unnecessary waste, ठीक है ना। मतलब है कि बजाय इसके कि वो आपकी कोई मशीन खराब हो गई है वहाँ पे आप मैनुअली काम करके उस पर डब्बे भरते जाएं और बेचते जाएं, जो कि हमारे यहाँ अमूमन प्रैक्टिस होती है, तो वो मतलब है कि आपका दूध जो है वो अगर ख़राब हो गया, जो कि उस प्रोसेस से नहीं गुजरा, उस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट से बगैर कंट्रोल के निकल गया और डब्बों में भर के बेच दिया गया, बाहर चला गया, तो क्या होगा, वो अगर सारा आपका ख़राब हो गया तो वेस्ट हो जाएगा। और अगर वैसे ही आपने चला दिया तो कस्टमर का फीडबैक जब आएगा वहाँ से आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो सारा आपका जो है ना प्लान चौपट हो जाएगा। उसके बाद चेक में अगर हम आए, चेक कैसे करेंगे इसको, मतलब वेरिफिकेशन एक्टिविटीज क्या, डेली टेम्परेचर मॉनिटरिंग लॉग्स
फ्रॉम पैस्चराइजिंग मस्ट एडहेयर टू सेफ्टी थ्रेशोल्ड। ठीक है ना। अब वो जो 75 डिग्री सेंटीग्रेड वाला क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट था उसको जरा जेल में लाएं कि अब हमने वहाँ पे मतलब है कि चेकिंग कैसे करनी है उस प्रोसेस की। उसकी एग्जांपल्स आपके सामने आए कि वहाँ पे आपने कोई लॉग सेट की है, डेली टेम्परेचर मॉनिटरिंग लॉग, कि जो उसको कोई फिजिकली चेकिंग होती है यहाँ पे कि जी डेली यहाँ पे 75 डिग्री सेंटीग्रेड इंश्योर हो रहा है या नहीं हो रहा। रेगुलर माइक्रो बॉयल टेस्टिंग ऑफ मिल्क सैंपल्स आफ्टर पैस्चराइजिंग, मतलब जब पैस्चराइजिंग होती है तो उसके बाद जो मिल्क आगे प्रोसेस में जाता है पैकिंग के लिए, उनके सैंपल्स पहले माइक्रोबायोलॉजिकली टेस्ट होते हैं, जो कि हमने कहा था वैलिडेट करना है हमने इस प्रोसेस को, क्या वो चेक हो रहा है। एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट, इफ माइक्रोबायल रिपोर्ट्स रिपीटेडली शो लो बट रिप्रेजेंट बैक्टीरिया लेवल्स, असेस वेदर पैस्चराइजेशन इज अंडर परफॉर्मिंग और इक्विपमेंट मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। मतलब अगर आपका जो सैंपल आप माइक्रोबायल लेबोरेटरी से चेक कर रहे हैं वहीं पे जो पेस्चराइज मिल्क होके आगे आ जाता है, उसको आप अगर मतलब है कि देखते हैं कि बैक्टीरिया लेवल है सही है इसमें लेकिन लो है लेकिन मौजूद है, तो फिर आप ये देखें कि आपका जो पेस्चराइजिंग वाला प्रोसेस है वो अंडर परफॉर्म तो नहीं कर रहा, या कोई इक्विपमेंट में कोई मेंटेनेंस में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहीं पे आप अपने प्रोसेस के अंदर ही उसको कंट्रोल कर लेंगे और उसको आगे फिर करेक्ट करेंगे कैसे। एक्ट, जिसको फूड सेफ्टी थिंकिंग एक्शन एंड इम्प्रूविंग प्रोसेस एग्जांपल्स, ड्यूरिंग ऑडिट्स वर्कर्स वर फाउंड स्किपिंग वेरिफिकेशन टेस्ट। मतलब है कि एक तो ये जो प्रोसेस है ये तो यहीं पे आपने कंट्रोल कर लिया ना, लेकिन जब आपका पूरा मैनेजमेंट सिस्टम चेक होता है उसके अंदर आपको मतलब है कि जो नॉन कंफर्मिटीज आपके सामने आती हैं, ये मिसालें दी गई हैं। ये देखिए ये आपके किसी भी सेक्शन में किसी किस्म की भी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे आपको मिसाल से समझाया गया कि ऑडिट मतलब आप अपना इंटरनल ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे पता चला कि वर्कर वर फाउंड स्किपिंग वेरिफिकेशन टेस्ट एंड फॉल्टी मशीन्स वर यूज विदाउट प्रॉपर सर्विसिंग। ठीक है ना। अब वो आपका अंडर परफॉर्म कर रहा है पेस्चराइजिंग प्लांट जो है, ठीक है, वहाँ पे लो लेवल का बैक्टीरिया मौजूद है। ठीक है। अब आपने जब उसको एनालिसिस किया तो पता चला, ऑडिट से आपको पता चला जो कि चेक फेज में आपने किया, ठीक है ना, ऑडिट फेज में आपको पता चल गया वहाँ पे वर्कर्स वर फाउंड स्किपिंग वेरिफिकेशन टेस्ट एंड फॉल्टी मशीन्स वर यूज्ड। अब उसका एक्शन क्या करेंगे आप, ट्रेन एम्प्लॉयज फर्दर ऑन ऑपरेशनल सेफ्टी, आप उनको मजीद ट्रेन करें कि ये जो फॉल्टी मशीन्स हैं इनको यूज़ ना करें और वेरिफिकेशन टेस्ट को स्किप ना करें। डेवलप स्ट्रिक्टर मशीन सर्विसिंग प्रोटोकॉल्स, वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई आप मतलब है कि स्ट्रिक्ट किस्म के मतलब मेयर्स भी ले ताकि आपके लोग उसको वायलेट ना कर सकें। अगर कोई वायलेट करे तो उसके ऊपर एक्शन हो। ठीक है ना। ऑटोमेट मॉनिटरिंग इक्विपमेंट टू रिड्यूस ह्यूमन एरर्स, यूज ऑटोमेटिक अलर्ट्स व्हेन पैस्चराइजिंग मशीन्स डेविएट्स फ्रॉम सेफ ऑपरेशन पैरामीटर। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ह्यूमनली पॉसिबल है ना, मतलब अगर एक सुपरवाइजर को वहाँ पे आपने लगाया हुआ है कि वो टेम्परेचर चेक करे डेली, ठीक है ना, अब वो लॉग शीट उसने मेंटेन कर लिया, हो सकता है वो वहाँ पे जाए ही ना और लॉग में 75 75 75 पूरे महीने का डेटा लेके आपको दे दे, नीचे साइन कर दे, और एक्चुअली वहां पे वो ना हो, एक्चुअली कभी 15 हो कभी 20 हो कभी 10 हो, तो क्या होगा, आपका जो मतलब वहां पे कंट्रोल है वो वीक होगा। ठीक है ना। लेकिन यही अगर आप ऑटोमेट कर लेते हैं, मतलब अगर टेम्परेचर आपका 75 से थोड़ा ऊपर जाता है फौरन अलर्ट आपको आ जाए, थोड़ा नीचे आता है फौरन अलर्ट आ जाए, ठीक है ना, ये इसको कहते हैं ऑटोमेट करना। तो आपका जो ह्यूमन प्रोसेस को इन्वॉल्व करने से जो गलती का अंदेशा है वो दूर हो जाएगा। मतलब आपको देखा ऑटोमेटिक सिस्टम जो होते हैं वो तो इंतजार नहीं करते ना कि मतलब ना वो सुस्त पड़ते हैं, वो तो देखेंगे जैसे ही टेम्परेचर आपका आपकी सेट लिमिट से थोड़ा सा ऊपर गया है, वो फौरन अलर्ट करेगा आपको, थोड़ा सा नीचे है फौरन अलर्ट करेगा आपको, फौरन पता चल जाएगा और आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है जी। सो gentlemen, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो मुझे मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी बेसिक्स कंसेप्ट्स और मतलब फूड सेफ्टी रिस्क असेसमेंट्स और पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन अंडरस्टैंड हो गई होगी इंशाल्लाह ताला। और मुझे थोड़ा आप बताएं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें, अगर कोई क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं तब भी आप मुझसे पूछ लें, या कोई आप कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो काइंडली आप ऐड कर दें।
वरना फिर हम इसको क्लोज करते हैं और आप भी रेस्ट करें, और इंशाल्लाह ताला फिर कल मिलेंगे इंटीग्रेशन के ऊपर। सो काइंडली मुझे फीडबैक ज़रूर दे दें कि क्या आज हमने क्लास एंड नहीं की, कंटिन्यू की, क्योंकि मैंने कहा चलो इसी सेशन में हम इसको मुकम्मल कर लें, मुझे इसके कि हम ब्रेक करें और फिर एक रिदम टूट जाए, तो रिदम बना हुआ था तो उसको फिर मैंने कंटिन्यू किया। जी जिंटमैन जी, कौन कौन है अभी हमारे साथ? अभी हैं जी, समर हैं और असद और रहमान है। जी असद, समर, आप में से किसी किस्म का कोई जी सर बेहतर। जी ठीक है, आपकी तरफ से रिस्पांस आ गया। आप जी मतलब यू आर सेटिस्फाइड के मतलब अंडरस्टैंडिंग बन गई है आपको इस चीज़ की। बाकी रिकॉर्डिंग में आप दोबारा इसको रिव्यू कर लें, ठीक है ना। और देखें, अंडरस्टैंड करना एक और चीज़ होती है, प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना एक दूसरी चीज़ होती है। वो प्रैक्टिकली जब तक आप ऑन ग्राउंड ऑडिट करेंगे नहीं ना, तो फिर आपको उसकी उस तरह मतलब एक्सपीरियंस नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो लेकिन ये है कि नॉलेज का फायदा ये होता है कि जब आप इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, प्रैक्टिकली ऑडिट करने जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता होंगी, ठीक है ना। आपको परेशानी नहीं होगी कि यार ये चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, यार ये मतलब है कि ये क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं, यार ये मतलब है कि HACCP क्या चीज़ होती है, यार ये क्लास 4 की क्या रिक्वायरमेंट है, 7 की क्या रिक्वायरमेंट है, 8 की क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज़ें जब आपने नॉलेज गेन किया होगा ना, तो फिर वहाँ पे जब आप एक्चुअली परफॉर्म करेंगे ना, वहाँ पे आपको ये चीज़ एलियन नहीं लगेगी, मतलब आपको ये कोई यूनिक चीज़ नहीं लगेगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं लगेगी कि जो कि पहली दफ़ा आप सुन रहे हैं या पहली दफ़ा। इस ट्रेनिंग का आपको ये फ़ायदा होता है कि आप आपके नॉलेज में ये चीज़ें होती हैं, और फिर जब आप प्रैक्टिस करते हैं, देखिए इल्म एक ऐसा समंदर है जिसमें आप जितना गोता लगाएं उतना ही ज़्यादा आप इसमें जो है ना वो मतलब है कि एक्सपर्ट होते हैं। और कोई भी इंसान मुकम्मल कभी भी नहीं होता, हमेशा वो सीखता रहता है, ठीक है ना। तो जितना आप फिर मतलब है कि ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड जाके ये ऑडिट करेंगे, इंशाल्लाह कल हमारा इंटीग्रेशन है, उसके बाद हमारा 3 जो क्लासेस हैं वो प्रैक्टिकल ऑडिट के ऊपर हैं, ठीक है ना। उसमें मैं ऑडिट की टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा। अब आपको नॉलेज बन गया, यानी आपको सिस्टम इस्टेब्लिश करने का एटलीस्ट पता लग गया कि कैसे सिस्टम इस्टेब्लिश किए जाते हैं। और फिर कल इंशाल्लाह हम इंटीग्रेशन करेंगे, और कल हमारी डिस्कशन एक्टिविटी भी होगी, ये मैं आपको बता दूं। कल डिस्कशन एक्टिविटी भी होगी और इंटीग्रेशन भी होगी, ठीक है। कल आपका टेस्ट भी होगा। समर, समर बिल्कुल, समर को नींद आ जाती है मेरा ख्याल है। चले, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग समर रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, बड़ा टैलेंटेड स्टूडेंट है हमारा। तो मैं मैसेज भी कर दूंगा ग्रुप में कि कल आपका जो है वो ग्रुप डिस्कशन की एक्टिविटी होगी। उसमें जो हमारे एजेंडा पॉइंट्स हैं ना आज तक की क्लास के, आज को शामिल करके फूड सेफ्टी को, क्वालिटी, उसके बाद इन्वायरमेंट, उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी, उसके बाद जो है आपके चलो ठीक है, चलें सही है। तो आप जो है ना उसके लिए तैयार करें अपने टॉपिक्स को। आपने बोलना होगा उसके ऊपर, मसलन मैं हो सकता है कहूँ कि समर आप बताएं कि जो रिस्क असेसमेंट होती है हेल्थ एंड सेफ्टी में, उसमें कितने स्टेप्स होते हैं। मिसाल के तौर पे जो एजेंडा पॉइंट्स है ना, हर क्लास के एजेंडा पॉइंट्स हैं, वो हमारे टॉपिक है बेसिकली, ठीक है ना। उनको उनको ज़रा अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है ना। मैं ये नहीं चाह रहा कि आप मुझे सुनाएं, आपने मुझे सुनाना नहीं है, आपने मुझे समझाना है, ठीक है ना। मतलब अपने अल्फाज में। कल मेरा माइक खराब होगा, प्लीज सर ये काम ना करें। क्या मतलब? खराब होगा कल सर, क्यों माइक क्यों खराब हो जाएगा आपका? माइक को क्या मसला हो जाएगा आपका? नहीं, ये ग्रेडेड एक्टिविटी है, अब ये तो लाजमी है ना। अभी तक हमने क्विज भी करना है, और हम काफ़ी करीब आ गए हैं, तो क्विज का टेस्ट भी करना है हमने। और कल हम डिस्कशन कर लेते हैं, परसों हम क्विज कर लेंगे इंशाल्लाह। अब मैंने आपको काफ़ी समझा दिया, पढ़ा दिया, अब मेरा हक बनता है ना मैं आपसे थोड़ा टेस्ट भी लूँ, ठीक है ना। शुरू में तो नहीं मैंने आपसे लिया ना टेस्ट, ठीक है ना। तो अब आप तैयार रहें, कल डिस्कशन होगी और परसों जो है इंशाल्लाह आपका क्विज होगा, ठीक है जी। नहीं, वो क्विज जो है ना, वो मैंने आपको बताया था, जो LMS के अंदर क्विजेज है ना, वो बेसिकली ग्रेडेड नहीं है, वो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, तैयारी के लिए है। कल जो आपका क्विज होगा वो ग्रेडेड होगा और लाइव होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आपको क्विज दे दूंगा और
फिर आप अटेम्प्ट कर लें। वो कल मैं आपको लिंक सेंड करूंगा लाइव, ठीक है ना, उसी दौरान में आप करेंगे। और मतलब लाइव आप उसकी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है जी। बोलना मुश्किल होता है, यही तो मैं चाहता हूँ कि आप मुश्किल काम करें। फिर फायदा क्या है ट्रेनिंग का, अगर आपने आप घबराएं ना, मतलब है कि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप उर्दू में शेयर करें, आप अपना नॉलेज आप, मतलब देखिए बात यह है कि आपने जो सीखा है ना, जो आपके जहन में उसका कॉन्सेप्ट बना है किसी भी पॉइंट का, आप उसको एक्सप्लेन करें ना। मतलब आपने जाहिर है आगे मैनेजमेंट करनी है, आपने सीनियर लेवल्स पे जाना है। तो अगर आप अभी से तैयार नहीं करेंगे हम लोग आपको उस लेवल के लिए, आपको मतलब फाउंडेशन आपकी नहीं बनाएंगे, तो फिर कैसे आप मुकाबला करेंगे आगे हालात का। आपको पता है ना जॉब मार्केट कितनी सैचुरेटेड है, बड़े बड़े कंपटीशंस हैं वहाँ पे। तो आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आप मतलब है कि मेरे साथ मिल के, इंशाल्लाह मिल के करेंगे। मैं भी आपके साथ हूँगा, मैं आपको सपोर्ट भी करूँगा, यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कल आप अपने टॉपिक्स तैयार कीजिएगा। जितने भी एजेंडा पॉइंट्स हैं ना, जितनी प्रेजेंटेशन है, 6 प्रेजेंटेशन हुई है ना अभी तक, उनके जो एजेंडा पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ब्रीफिंग तैयार कर ले आप। आपने बोलना है, ठीक है ना, बताना है उन पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल ज़बरदस्त। और मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह ताला, मैं आपको गाइड करूंगा जहाँ पे आप गलत होंगे या कहीं आप मिस्टेक हो जाती है। तो मकसद ये है कि एक तो रिवीजन हो जाएगी हमारे एजेंडा पॉइंट्स की, दूसरा ये है कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी बोलने की, और तीसरा ये है कि हमारी एक्टिविटी वो जो है वो भी रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। क्योंकि ये जो 4 एक्टिविटीज़ हैं ना, ये सेफ्टी काउंसिल की पॉलिसी के मुताबिक इवेलुएशन करना ज़रूरी है इसके ऊपर। अगर हम ये नहीं करेंगे ना, तो फिर हमारा रिजल्ट कैसे तैयार होगा, रिजल्ट नहीं तैयार होगा तो फिर मैं अगर उनको रिजल्ट शीट प्रॉपर नहीं भेजूंगा तो आपकी सर्टिफिकेशन नहीं होगी। सर्टिफिकेशन के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए बी रेडी, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अभी आप आराम करें, रेस्ट करें। गुड नाइट, इंशाल्लाह सी यू टुमारो सेम टाइम 9 PM पे तैयार होके आइएगा। गुड लक, थैंक यू वेरी मच।